आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर यह है, मोदी को हराएगा पीडीए। ये पीडीए क्या है मैं आपको बताऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मस्जिद में थे जो 1000 साल पुरानी मस्जिद है। ये मस्जिद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पर थे, उसके बाद मिस्र में थे, मिस्र से रवाना हो चुके हैं। लेकिन इस बीच 2 दिन के दरमियान, या मैं अगर कहूं अमेरिका से मिस्र तक, प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए पीडीए बन गया। अगली तस्वीर दिखाइए। जो गठबंधन बना है महागठबंधन, उसका नाम तय हो गया है पीडीए। तो क्या मोदी को वाकई हरा पाएगा पीडीए? 2024 का चुनाव एनडीए बनाम पीडीए होने वाला है। देखिए रिपोर्ट। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं। फिर वो लोग आ जाए तानाशाही गवर्नमेंट, तो नेक्स्ट देश में चुनाव ही नहीं होगा। हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है। अब ये नरेंद्र मोदी देश के नेता नहीं है, प्रदेश में घूम करके चंदन का लकड़ी बांट रहे हैं। Mr. Speaker, the Prime Minister of the Republic of India. World's 2 great democracies, India and the United States. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका में थे, जहां मोदी मोदी हो रहा था। अमेरिका से मोदी दुनिया की बड़ी आबादी वाले मुस्लिम देश अब मिस्र पहुंच चुके। आज मिस्र की 1000 साल पुरानी मस्जिद भी गए मोदी। बहुत ही प्राउड फीलिंग हो रही है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए हमको मिलने के लिए। यहाँ पर देखेंगे कि इंडियंस को इतना पसंद किया जाता है, इतना प्यार किया जाता है इंडियंस को, तो वो एक बहुत ही अच्छा भाव जो आज प्रधानमंत्री की विजिट से हमको बहुत ही अच्छा देखने को मिला। लेकिन भारत में मोदी विरोधी गुट तो कभी लोकतंत्र पर खतरा बताकर, तो कभी मुसलमान खतरे में है का डमरू बजाकर सबको एकजुट कर रहा है। 2024 में साम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए, मोदी वापस ना आने पाए, इसकी पूरी तैयारी है। तो अंग्रेजी में एक लहजे में लोग कहते हैं वुल्व्स हंट इन पैक्स। तो अंग्रेजी में एक लहजे में लोग कहते हैं वुल्व्स हंट इन पैक्स। विरोधी मोदी हराओ बैठक के बाद मोदी हराओ महागठबंधन का नाम भी तय कर चुके हैं। मोदी को रोकने के लिए विरोधियों ने पीडीए बना लिया है। यानी 2024 का चुनाव अब एनडीए बनाम पीडीए होगा। जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब वो सूरज को भी गालियां देंगे। जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब सूरज को भी वो गाली देंगे। मोदी विरोध का पीडीए क्या इतना ताकतवर होगा जो 2014 से चले आ रहे मोदी के विजय रथ को रोक देगा? देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या है पीडीए। क्या वाकई मोदी को शिकस्त दे पाएगा पीडीए? किसने बनाया, कैसे बना? एनडीए बनाम पीडीए होने जा रहा है 2024 का चुनाव। देखिए जरा, ये है पीडीए, ये देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं एनडीए बीजेपी प्लस, और ये है पीडीए। मोदी के एनडीए के सामने ये बड़ी चुनौती है। विरोधियों ने एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मोदी के एनडीए को विपक्ष का पीडीए शिकस्त देगा। बिहार के पटना में विपक्षी दलों ने यह पीडीए तैयार किया। पीडीए मतलब क्या है? मतलब है पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस।
एनडीए को काउंटर करने के लिए बनाया गया है पीडीए। इसका हिंदी अनुवाद होगा यानी देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन। एनडीए का मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। फिलहाल नाम का औपचारिक ऐलान पीडीए का नहीं हुआ है और शिमला की बैठक में इस पर आखिरी मुहर लगाई जाएगी, जो अगले महीने के दूसरे हफ्ते में होने जा रही है। दरअसल यह नाम वामपंथी दलों ने सुझाया है। नाम है पैट्रियोटिक। शब्द रखने पर जोर है इसमें, क्योंकि इससे देशभक्ति का संदेश जाता है और मोदी को काउंटर करना है, बीजेपी को काउंटर करना है, तो उसमें देशभक्ति जोड़नी पड़ेगी, राष्ट्रवाद जोड़ना पड़ेगा। यह मोदी की राष्ट्रवादी इमेज को काउंटर करने के लिए बनाया गया। दरअसल यह नाम कभी अखिलेश यादव ने दिया था और अखिलेश यादव ने इसका नाम रखा था पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक। और लेकिन इस नैरेटिव पर सहमति नहीं बनी। यह कहा गया इससे जातिवाद के संकेत मिलते हैं, जो विपक्ष मोदी के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि मोदी ने जातिवाद की जड़ में प्रहार किया है। और खबर है कि नीतीश कुमार संयोजक बन सकते हैं। उनके नाम पर आखिरी मुहर शिमला बैठक में लगेगी। हालांकि पवार और लालू पर ज्यादा लोग सहमत हैं, लेकिन दोनों के स्वास्थ्य इसमें आड़े आ रहे हैं इस वक्त। यह है पीडीए। लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि पीडीए तो बन गया, यूपीए भी तो चल रहा था पहले से, आखिर यूपीए क्यों नहीं बना? एनडीए के सामने यूपीए लड़ता रहा है और एक बार फिर से यूपीए हो सकता था, लेकिन आखिर विरोधियों ने यूपीए क्यों नहीं बनाया? इसके पीछे भी बड़ा खेल है। क्यों बड़ा खेल है, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, यह है यूपीए वर्सेस पीडीए। इनमें भी आपस में लड़ाई है। यह मैं क्यों कह रहा हूं? बैठक में यूपीए नाम पर चर्चा हुई, क्योंकि यूपीए गठबंधन का पुराना नाम है। देश के कोने कोने में लोग यूपीए को जानते भी हैं। देश की जनता यूपीए का मतलब भी समझती है। बैठक में शामिल ज्यादातर दल यूपीए नाम पर राजी थे, क्योंकि 15 पार्टियों में से 12 यूपीए गठबंधन का हिस्सा थे। लेकिन टीएमसी, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया, क्योंकि ये तीनों दल कभी यूपीए का सदस्य नहीं रहे। और विरोध इसलिए भी हुआ क्योंकि इससे कांग्रेस को फायदा हो जाता। इससे कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने जैसा संकेत जाता अगर यूपीए का हिस्सा सब बन जाते। इससे राहुल पर सर्वमान्य नेता के तौर पर मोहर लग जाती और इसका ज्यादा फायदा कांग्रेस को मिलता। यह है बड़ी वजह कि पीडीए नाम पर फैसला हुआ है, यूपीए किनारे। अब एक सवाल आपके जहन में होगा। सवाल यह है, क्या इतनी आसान डगर होगी कांग्रेस की? मैं क्यों कह रहा हूं, जिस कांग्रेस को पहले स्वीकार नहीं रहे थे, जिस राहुल गांधी को किनारे कर रहे थे, जिस यूपीए के साथ आने को तैयार नहीं है, सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि हालत यह होगी राहुल गांधी की। देखिए क्या होगी। बंगाल में दीदी कहेंगी बंगाल में चुनाव मत लड़ो, बंगाल छोड़ दो। यूपी में अखिलेश कहेंगे राहुल से कि चुनाव मत लड़ो, यहां मैं अकेले लड़ लूंगा। दिल्ली में केजरीवाल कहेंगे यहां मत लड़ो, यहां मैं अकेले लड़ूंगा। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बाद बिहार में नीतीश कहेंगे बिहार में मत लड़ो राहुल से। तमिलनाडु में फिर स्टालिन कहेंगे तमिलनाडु में मत लड़ो। और केरला में पी विजयन कहेंगे कि केरला में मत लड़ो। केजरीवाल पंजाब में भी कहेंगे कि कांग्रेस मत लड़ो। तो फिर कांग्रेस पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, केरल कहीं नहीं लड़ पाएगी। कांग्रेस का हाल आप समझ सकते हैं फिर क्या हो जाएगा। यह हो रहा है पीडीए में। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रही है बीजेपी और क्या कहना है कांग्रेस का। ये महागठबंधन की रैली हुई, मुलाकात हुई, गले से गले मिलकर के बैठे। मित्रों, ये फोटो सेशन था, फोटो सेशन। आरजेडी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, उद्धव ठाकरे, ये सब लोग मित्रों, ये सब लोग परिवार बचाने के लिए लगे हैं। परिवार और मोदी जी देश को आगे ले जाने के लिए लगे हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए।
भेड़िए जब शिकार करने निकलते हैं अकेले नहीं निकलते, सबके सब झुंड बनाकर निकलते हैं। लेकिन भेड़िया ये नहीं चाहता कि शेर का शिकार होना। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं सांप, मेंढक, बंदर, ये क्या साबित करता है? कितने बौखलाए हुए हैं। ये अपना हिसाब दे, जनता को बोले मैंने ये काम करा आपके लिए। ये तो कह नहीं सकते। कहीं पुलिस का उपयोग कर लो, कहीं प्रशासन का उपयोग कर लो, कहीं पैसे का उपयोग कर लो। यही इनके पास बचा है। मेरा मुकाबला भाजपा से है, जनता का मुकाबला भाजपा से है। कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी तो गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलने में माहिर है। वो आज क्या कहेंगे, कल क्या कहेंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। अपनी अपनी शर्तों के साथ, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ ये गठबंधन बनना संभव नहीं है। इस गठबंधन से कई गांठें पहले से ही खुलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जिस तरह से गरीबों का कल्याण हुआ है और भ्रष्टाचारियों पर प्रहार हुआ है, उससे डरे हुए लोग ये सब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से एकजुट होकर के भाजपा का मुकाबला करें। विरोधी दो चीजों पर एकजुट हो रहे हैं। एक, लोकतंत्र खतरे में है, और दूसरा, देश में मुसलमान खतरे में। लेकिन मोदी आज मुस्लिम कंट्री में थे, मिस्र में। देख रहे हैं आप, ये वॉर मेमोरियल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। आपको बताऊं, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, इसमें बहुत से भारतीय सैनिक भी थे, भारतीय जवान भी थे जो शहीद हुए थे। लगभग 4000 जवान शहीद हुए थे। प्रधानमंत्री उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। मिस्र की तस्वीर आप देख रहे हैं। मुस्लिम देश में थे, मिस्र में। अगली तस्वीर दिखाइए। प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान उस मुस्लिम देश में मिला है। भारत में प्रधानमंत्री के लिए विरोधी कह रहे हैं मुसलमान खतरे में। ओबामा क्या कह रहे हैं, उन्हें क्या जवाब दिया, ये आगे बताऊंगा। लेकिन प्रधानमंत्री को जो ये सम्मान मिला है, ये सम्मान ये बताता है कि अगर वाकई मुसलमान खतरे में है तो कोई मुस्लिम देश मोदी को सम्मान क्यों दे रहा है। देखिए जरा, सम्मान क्या है। मोदी को यह मिस्र का सर्वोच्च सम्मान मिला है। इसका नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किए गए पीएम मोदी। राष्ट्रपति अब्देल अल फतेह सीसी ने उन्हें सम्मानित किया है। इसे मिस्र या मानवता की अमूल्य सेवा पर ही दिया जाता है। ऑर्डर ऑफ द नाइल शुद्ध सोने से बना हुआ होता है यह सम्मान, जिसमें वर्गाकार सोने की 3 इकाइयां शामिल होती हैं। इसमें मिस्र के पूर्व बादशाह फिरौन के प्रतीक भी शामिल है। पहली इकाई राष्ट्र को बुराइयों से बचाने से संबंधित है। दूसरी इकाई नील नदी द्वारा लाई गई समृद्धि एवं खुशी का प्रतीक है। इस सम्मान का नाम भी नील नदी पर ही पड़ा है। तीसरी इकाई धन एवं सहनशीलता को समर्पित है। इन तीनों इकाइयां सोने से बने गोलाकार फूलों से जुड़ी होती हैं, जिसमें फिरोजा और रूबी रत्न जड़े होते हैं। मिस्र ने साल 1915 में इस सम्मान को देना शुरू किया था, जो राष्ट्राध्यक्षों, राजकुमारों, उपराष्ट्रपतियों को दिया जाता है। यह प्रधानमंत्री को दिया गया 13वां सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। अब आप विरोधी ये कहेंगे कि ये तो एक मुस्लिम देश है जिसने प्रधानमंत्री मोदी को सम्मान दे दिया, तो कौन सी बड़ी बात है। आइए मैं आपको 6 मुस्लिम देश दिखाने जा रहा हूं जिन्होंने मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। फिर इन्हें भी सम्मान नहीं देना चाहिए था। संयुक्त अरब अमीरात ने जायद मेडल प्रधानमंत्री मोदी को दिया। यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। रूस ने ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड दिया, रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। सऊदी अरब ने द किंग अब्दुल अजीज साश अवार्ड से नवाजा, सऊदी का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अफगानिस्तान ने अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड से नवाजा, अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फिलिस्तीन ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट से नवाजा गया पीएम को, फिलिस्तीन का भी यह सबसे बड़ा सम्मान है। मालदीव रूल ऑफ निशान इजुद्दीन से नवाजा गया, यह मालदीव का सबसे बड़ा ऑनर है। और बहरीन ने द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसा से सम्मानित किया, यह बहरीन का शीर्ष टॉप का जो सम्मान है वो प्रधानमंत्री को दिया गया। अब विरोधी कह रहे हैं सम्मान दिया जा रहा है मोदी को, लेकिन मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान भी एक मुस्लिम मुल्क है। पाकिस्तान के लोग मोदी के बारे में क्या कह रहे हैं, ये सुनिए। यहाँ पे शख्सियत की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कंट्री की जो है वर्थ की बात हो रही है। इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया गो हमारा दुश्मन है, लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि इस वक्त इंडिया जो है वो दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज़ में जो ताकतवर जो कौमें हैं उसमें मुल्कों में शुमार होता है। और इंडिया ने इस बात को प्रैक्टिकली साबित किया है अपनी इकोनॉमिक कंडीशन से, अपने इंटरनेशनल रिलेशन से और अपनी जो है वो मामलात
को बेहतर तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाते हैं। भले ही इंडिया हमारा दुश्मन ममालिक है, लेकिन जब जैसे कि ये डेवलपमेंट कर रहा है, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान ये हमसे बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। अब जो तरक्की कर रहा है, जो हार्ड वर्किंग कर रहा है, तो वो ये बंदा डिज़र्व करता है। वैसे तो हर कोई नहीं, पाकिस्तानी तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी ऐसा करे, हालांकि हमारे पाकिस्तान लीडर को इस तरह के करना चाहिए, लेकिन हम इतने हालातों में इतने फंसे हुए हैं, तो हमें यकीन करो आजकल जो हालात चल रहे हैं, हमें सिर्फ स्कैम इतना कर रहे हैं, लोगों के साथ इतना कर रहे हैं, हमें बाहर की दुनिया का पता ही नहीं है कुछ। जो नरेंद्र मोदी हैं वो उन्होंने इंडिया में एक नाम अपना पैदा किया दुनिया के अंदर, और वो जैसे कि 1.3 बिलियन की आबादी को जिस तरह वो लीड कर रहे हैं, जिस तरह वो अपने इनके नेशंस के लिए वो सिंसियर हैं, और तो इसके हवाले से ये कि उनको हम ये कह सकते हैं कि वो एक लीडर हैं एज़ कंपैरिजन टू हम अपने पाकिस्तान के अंदर देख लें, क्योंकि इनके इंटरनेशनली पाकिस्तान की ऐसा कोई रिकॉग्निशन है ही नहीं। अब सोचिए जरा, पाकिस्तान में मोदी मोदी हो रहा है, यहां विरोधी कुछ भी कहे, लेकिन पाकिस्तान के लोग मोदी की तारीफ कर रहे हैं। मोदी मिस्र में मिस्र के राष्ट्रपति से मिल रहे थे, अब्दुल फतेह सीसी से, वो अपनी कैबिनेट के लोगों से मिलवा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान परेशान हो रहा था। अगली तस्वीर दिखाइए। शहबाज शरीफ परेशान हो रहे थे। ये तस्वीरें देखने के बाद शहबाज शरीफ को लग रहा था कि वहां मोदी मिस्र के साथ एक मुस्लिम कंट्री के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं, इसलिए अगली तस्वीर दिखाइए। मुस्लिम देशों का संगठन है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसमें दुनिया के सारे मुस्लिम देश इस संगठन में हैं, और इस संगठन में मोदी के साथ बहुत से देश हैं, उनमें मिस्र भी एक है। आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान में लोग मोदी मोदी कर रहे हैं, लेकिन जब इस मुस्लिम देशों के संगठन में पाकिस्तान मोदी के खिलाफ एजेंडा तैयार कर रहा था, तो मिस्र वो देश था, मिस्र वो मुस्लिम देश था जो खड़ा था भारत के साथ। अब मैं आपको बताऊं कैसे पाकिस्तान क्यों परेशान है। हिंदुस्तान में मोदी हटाओ चल रहा है, मोदी हराओ चल रहा है, विपक्षी दल मोदी के खिलाफ लामबंद है। दूसरी ओर पाकिस्तान मोदी से डरा हुआ है, क्योंकि पीएम मोदी इन दिनों मिस्र के दौरे पर है, और मिस्र आतंकवाद पर भारत के साथ खड़ा हुआ है। मिस्र इस्लामिक टेररिज्म पर सहयोग कर रहा है भारत। ऐसे में पाकिस्तान को भेद खुलने का डर सता रहा है, क्योंकि आतंकवाद पर भारत को कई जानकारियां मिलेंगी मिस्र के जरिए। इससे पाकिस्तान एक्सपोज हो जाएगा दुनिया के सामने। अब देखिए जरा, यह तस्वीर आप देख रहे हैं, OIC में ले आया हूं मैं आपको, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की मीटिंग होती है यहां क्या हो रहा है। पाकिस्तान की परेशानी OIC को लेकर भी है। उसे आशंका यह है कि वो OIC में अलग थलग पड़ जाएगा, क्योंकि मिस्र भारत की तरफ आ गया, क्योंकि मिस्र OIC में पाकिस्तान की पोल खोल देगा, और इससे पहले भी मिस्र OIC में भारत का साथ दे चुका है, वहां भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया था। आपको बताऊं, OIC में यह प्रस्ताव पैगंबर मोहम्मद पर विवाद को लेकर था। पाकिस्तान चाहता था OIC भारत के खिलाफ इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दे, तब मिस्र ने उस प्रस्ताव का विरोध किया जो भारत के खिलाफ था। पाक अपनी चाल में नाकाम रहा और प्रस्ताव गिर गया। मिस्र इजराइल भी बेहद करीब है। अगली परेशानी है, भारत के रिश्ते इजराइल से भी अच्छे हैं और मिस्र से भी, मतलब भारत, मिस्र और इजराइल साथ साथ है, जो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके तीनों देशों से रिश्ते खराब हैं। ऐसे में भविष्य में पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ेंगी, और इसलिए पाकिस्तान मोदी से खौफजदा है, डरा हुआ है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही हैं मंत्री निर्मला सीतारमण और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दुनिया में मुस्लिम पॉपुलेशन जहां मेजॉरिटी में है या ज्यादा संख्या में है, उनमें से 6वें स्थान पर है इजिप्ट। ऐसे देश में भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च एक सम्मान मिलना, ऑर्डर ऑफ नाइल मिलना, बहुत ही संतोष का विषय है। 13 कंट्रीज से, इजिप्ट इंक्लूसिव 13 कंट्रीज से ऐसे हाईएस्ट ऑर्डर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला हुआ है। पाकिस्तान अपनी नकारात्मक सोच के नाते, अपनी विध्वंसात्मक सोच के नाते भूखमरी और दरिद्रता की एक नई कहानी रचता हुआ दिखाई दे रहा है। और भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं
आने वाले समय में अपने नीक कृत्यों के नाते पाकिस्तान भी वैसे ही ठंडा न हो जाए जैसे यहाँ के माफिया ठंडे हो गए हैं। अब इतना ही नहीं, आपने देख लिया कि मिस्र मुस्लिम देश भारत के साथ है। अब हुआ क्या, जो एजेंडा मोदी के खिलाफ चलाया जा रहा है कि मुसलमानों की हालत बहुत खराब है, बराक ओबामा भी उनमें शामिल हो गए। बराक ओबामा ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू दिया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत बहुत खराब है, हालत ऐसी है कि भारत अलग थलग पड़ने वाला है। और ओबामा के बयान पर खूब हंगामा हुआ। देखिए जरा, ओबामा 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, क्या कुछ कहा है बराक ओबामा ने, देखिए जरा। ओबामा ने आपत्तिजनक बयान दिया था, भारत में मानवाधिकार पर सवाल उठाए ओबामा ने, मुस्लिमों के साथ ज्यादती की बात की थी, कहा था भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, अमेरिका को भारत के सामने इसे उठाना चाहिए, भारत में मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही, मैं होता तो भारत के सामने इस मुद्दे को उठाता, ऐसा ही रहा तो भारत अलग थलग पड़ जाएगा, वो कहना चाह रहे हैं, बिखर जाएगा, टूट जाएगा। ओबामा ने एक न्यूज चैनल को यह इंटरव्यू दिया है, तब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर थे जब उन्होंने इंटरव्यू दिया। उनके बयान के बाद इस पर चर्चा छिड़ गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर सवाल भी मोदी से पूछे गए अमेरिका में। प्रधानमंत्री मोदी तक भी यह बात गई होगी कि ओबामा ने एक इंटरव्यू दिया है। यह सवाल पाकिस्तान के एक पत्रकार ने भी मोदी से पूछा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने इसे सिरे से खारिज किया। इस बात को मोदी ने 2 टूक कहा था, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना लोकतंत्र है, हिंदुस्तान में लोकतंत्र की जड़ें बेहद गहरी हैं। अमेरिका ने भी इस बात की तस्दीक की है और हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास में भरोसा करते हैं, प्रधानमंत्री ने यह बात कही थी। अब जरा सुनिए, इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज बयान दिया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी, दोनों को सुनिए। जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब वो सूरज को भी गालियां देंगे। जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब सूरज को भी वो गाली देंगे। जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब वो सूरज को भी गालियां देंगे। जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब सूरज को भी वो गाली देंगे। एक पूर्व राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स का बयान दे रहे हैं भारत के मुस्लिम्स, जबकि विदेश के विषय के बारे में मैं थोड़ा संयम रखते हुए बोल रही हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स के विषय में हम अच्छा फ्रेंडशिप चाहते हैं, मगर उधर से भी भारत के रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर एक USCIRF है, उनके कमेंट्स आ जाता है। राष्ट्रपति जी ने कुछ बातें बोल रहे हैं, जहां शायद 6 देशों के खिलाफ, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंट है, बॉम्बिंग हुई उन्हीं के कालों में, सीरिया से लेकर के, यमन के लेकर के, सऊदी के लेकर के, इराक के लेकर के बॉम्बिंग नहीं हुआ। मोर देन 28,000, मेरे पास इतना स्पष्ट डेटा नहीं है, 7 कंट्री के खिलाफ उसी समय झगड़ा, वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हुआ। सोचिए जरा, बराक ओबामा प्रधानमंत्री मोदी और भारत पर सवाल उठा रहे हैं कि मुसलमान अलग थलग पड़ गए, वो राष्ट्रपति भारत पर सवाल उठा रहा है जिस राष्ट्रपति ने मुस्लिम देशों पर सबसे ज्यादा बम बरसाए। पहली तस्वीर देखिए, ये अफगानिस्तान की तस्वीर आप देख रहे हैं। अफगानिस्तान का जो ये हाल हुआ, अफगानिस्तान में जो वॉर युद्ध शुरू हुआ, इसमें ओबामा का बड़ा रोल है। अगली तस्वीर दिखाई सर, सीरिया की तस्वीर आप देख रहे हैं। सीरिया में वॉर करने और शुरू होने में ओबामा का रोल है, यहां भी बम बरसाए ओबामा ने। यह भी मुस्लिम देश, अगला मुस्लिम देश देखिए, लीबिया में जो वॉर हुआ उसके लिए भी ओबामा जिम्मेदार, यह भी मुस्लिम देश है। अगली तस्वीर दिखाइए, इराक, फुल स्क्रीन लीजिए, इराक वॉर कोई नहीं भूल सकता, ओबामा इसके लिए भी जिम्मेदार है। लेकिन ओबामा को भारत में मुसलमानों की स्थिति पर बोलना था, लेकिन हजारों मुसलमान ओबामा ने मुस्लिम देशों में मरवा दिए, गोला बारूद और बम बरसाकर। अब देखिए जरा, ओबामा ने कितने बम मारे हैं इन मुस्लिम देशों पर। कौन कौन से वो देश हैं जो ओबामा के टारगेट पर थे, जिन पर बम बरसाए हैं। देखिए, ये आपके सामने
मैप है जिसमें आप देख पाएंगे कौन कौन से देश हैं। बराक ओबामा खुद को मुसलमानों का हितैषी बताते हैं, लेकिन उनके हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। ओबामा 8 साल अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। 7 मुस्लिम देशों पर 26,000 से ज्यादा बम बरसाए। 7 देशों पर 26,000 से ज्यादा बम ओबामा ने बरसाए। सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, यमन, सोमालिया और पाकिस्तान में बमों से ओबामा ने हर दिन मुस्लिम देशों पर 72 बम मारे। अगर एवरेज निकालें, हर दिन 72 बम इन मुस्लिम देशों पर। अमेरिका के हमले में लाखों मुसलमानों की मौत हुई है, जिनमें ज्यादातर निर्दोष आम नागरिक शामिल थे। ओबामा के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर ड्रोन से हमले हुए। अफगानिस्तान में ड्रोन हमले में करीब 5,000 लोगों की मौत हुई। पाकिस्तान में ड्रोन हमले में करीब 3500 लोगों की मौत हुई। यमन में ड्रोन हमले में करीब 1,000 लोग मारे गए। सोमालिया में ड्रोन हमले में करीब 500 लोग मारे गए। इसके बावजूद, सोचिए जरा ताज्जुब की बात, इसके बावजूद ओबामा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिल गया। इतने बम बरसाने वाले शख्स को शांति का नोबेल पुरस्कार। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक। ओबामा ने ऐसी बात क्यों कही है भारत के संदर्भ में? मुसलमानों के सिलसिले में दिया है, ये बहुत ही गिरा हुआ और घटिया बयान है आपका। लगता है कि आपने बहुत सोच समझ के भारत की इमेज को टार्निश करने के लिए दिया है। भारत के संविधान में वो राइट हैं जो दुनिया के किसी संविधान में नहीं है, और आज भी उस भारत पे आरोप लगा रहे हैं जिस भारत के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। अगर ओबामा ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से मुसलमानों की स्थिति पर बात करनी चाहिए, अगर मुसलमानों की शिकायतें दूर नहीं हुई या उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो देश टूट जाएगा, तो यह मोदी विरोधी नहीं, भारत विरोधी वक्तव्य है। ऐसा लगता है कि ये जो राष्ट्रपति या ये लोग जब अपने पदों से हट जाते हैं तो किसी तरह से सुर्खियों में बने रहने की जो आदत होती है, उसके तहत ओबामा का ये बयान माना जाना चाहिए। खुद राष्ट्रपति थे तो प्रधानमंत्री जी की तारीफ करते नहीं आते थे। अब जो है वो सोकाल वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स में शामिल होना चाहते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जो किया वो दरअसल अमेरिकी कूटनीति का हिस्सा है। ओबामा ने सोफिस्टिकेटेड तरीके से युद्ध किया था, तरीका बदल दिया था, सेनाएं कम हो गई थी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर दुनिया में कोई बॉम्बिंग करने वाला कार्यकाल रहा अमेरिका का तो बराक ओबामा का है। आइए, तो आपने सुन लिया राजनीतिक विश्लेषकों को ओबामा के ऐसा बोलने के पीछे वो क्या कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर विरोधी सवाल खूब उठाते हैं। बेशक आपने देख लिया ओबामा ने क्या किया है मुसलमानों के साथ, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी मिस्र दौरे पर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने राजधानी काहिरा स्थित अल हकीम मस्जिद का दौरा किया। यह मस्जिद मिस्र के मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक है और अल मुइज स्ट्रीट के पूर्व में स्थित है। काहिरा की मस्जिद में मोदी के इस दौरे को द्विपक्षीय संबंधों में गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यह मिस्र की चौथी सबसे पुरानी मस्जिद है और काहिरा में दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद को बोहरा समुदाय ने जीर्णोद्धार कराया है। इस साल फरवरी में इसे जनता के लिए दोबारा खोला गया। इस मस्जिद के रेनोवेशन का श्रेय खासतौर से भारतीय बोहरा समुदाय के सुल्तान मुफद्दल सैफुद्दीन और उनके आध्यात्मिक नेता अल दाई अल मुतलक को जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस समुदाय के लोगों से मुलाकात भी की। 11वीं सदी की यह मस्जिद दाऊदी बोहरा समुदाय के लिए बहुत ही ज्यादा सांस्कृतिक महत्व रखती है, इसलिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के बावजूद मस्जिद काफी खराब स्थिति में पहुंच गई थी। मस्जिद की हालत इतनी खराब थी कि लगता था कि इतनी अब कोई भूमिका ही नहीं बची है इसकी। इसके परिसर को एक किले, अस्तबल, एक संग्रहालय, एक गोदाम और एक स्कूल में बदल दिया गया था। अब मोदी के यहां दौरे के बाद बोहरा समुदाय बेहद सम्मानित महसूस कर रहा है। क्या कुछ कहना है बोहरा समुदाय का, सुनिए। प्राइम मिनिस्टर के साथ आज मिलना एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था और आप तो प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसे भी बोहरा समाज से बहुत ही नज़दीकी तौर से जुड़े हुए हैं। पहली बार प्राइम मिनिस्टर को मिलके उनसे बातचीत करके उन्होंने हमारे बच्चों को भी हाथ लगाया, बच्चों से बात की, नाम पूछा हमारे बच्चों लोग को क्या नाम है।
तो एक बहुत ही प्राउड फीलिंग हो रही है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए हमको मिलने के लिए। आज की फीलिंग्स हमारे लिए बहुत बढ़िया फीलिंग्स है। आज हमारे लिए एक काफ़ी सेलिब्रेशन का डे है। आज मोदी साहब यहाँ पर, जिन्हें पूरी हिंदुस्तान आज लव करती है, वो खुद आज यहाँ तशरीफ लाए हैं खुद, और इट्स अ ऑनर फॉर अस टू मीट हिम ओवर हियर, और सबको बड़ी बड़ी खुशियाँ हैं यहाँ पर। दैट वाज अनदर ऑनर कि हम आगे ही खड़े थे और सबसे पहले आए तो हमको हमारे सैयदा साहब का पूछा कि सैयदा साहब कैसे है, एंड द मोमेंट आई सेड कि हमने भी पूछा कि साहब आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसे हो, तो उन्होंने उनके लिए तो ऐसे ही बोले कि हाँ चलता है, बट इट वाज लाइक रियली एन ऑनर कि भाई सबसे पहले सैयदा साहब कैसे है, एंड दैट वाज अनदर थिंग व्हिच वाज रियली गुड फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि मोदी साहब इतना रिकॉग्नाइज करते हैं हमारे को। तो मोदी जी जो है वी कैन फील के उसके रग के अंदर है, ही वांट्स टू मिक्स विद द पीपल, ही डजंट केयर फॉर ऑल दैट पॉम्प, और वो ही इज़ अ कॉमन मैन एंड ही अंडरस्टैंड्स द कॉमन मैन। हम एक ही चीज़ में सब कुछ सम कर दूंगा कि हमारा सीना चौड़ा हो जाता है जब हमको कोई पूछता है कि किस देश के हो, तो हम बोलते हैं हम इंडिया के हैं, एंड वी आर प्राउड टू बी इंडियंस। तो आपने सुन लिया उन मुसलमानों को भी जिनके नाम पर यह माहौल बनाया जाता है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, 12 घंटे में सरेंडर। कल लग रहा था पुतिन का तख्ता पलट कर देगा विद्रोही, लेकिन सिर्फ 12 घंटे में ही पीछे हट गया। सवाल सबके दिमाग में आ रहा है क्यों? कल तो ये गद्दी से उतारने वाला था पुतिन को, ऐसा क्या किया पुतिन ने कि ये उल्टे पांव वापस भाग गया? तस्वीर दिखाई, अगली दिखाई तरह। ये आप देख रहे हैं जो टैंक उधर जा रहे थे, ये टैंक वापस लौट रहे हैं। ये देखिए सब टैंक मुड़ गए, सारे टैंक यू टर्न होने लगे। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर को, देख रहे हैं सारी गाड़ियां जो पुतिन की तरफ बढ़ रही थी, आगे जा रही थी, लग रहा था सीधा गोला क्रेमलिन पर मारेंगी जाकर। सिर्फ 300 किलोमीटर दूर 6 घंटे का रास्ता बचा था। ये देखिए सब वापस मुड़ गई। पुतिन ने आखिर ऐसा क्या किया कि सब ने यू टर्न ले लिया? सिर्फ टैंक्स नहीं, अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं वापस जा रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए, ये टैंक्स भी वापस जा रहे हैं। सेना जो सारे विद्रोही थे, 25,000 विद्रोही जो पुतिन को गद्दी से हटाने के लिए बढ़ रहे थे, वो एक फोन के बाद वापस लौट गए। ऐसा क्या कर दिया पुतिन ने? आइए अगली तस्वीर दिखाऊं। कुछ सैनिक उसके बाद फायरिंग भी करते नजर आए। ये आप देख रहे हैं, ये हवाई फायरिंग कर रहे थे सैनिक वहां। लेकिन सवाल एक बुनियादी है कि पुतिन ने आखिर क्या कह दिया? ये पुतिन का खौफ था, डर था, या कुछ और? देखिए पुतिन के सामने विद्रोहियों का सरेंडर, 12 घंटे में ही वैगनर सेना की वापसी। पुतिन के खौफ से दहशत में आया वैगनर विद्रोही चीफ। रूस की सड़कों पर कल टैंकों की आवाज ने पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी थी। मॉस्को की तरफ बढ़ती सेना की पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई थी। जो विद्रोही पुतिन का तख्ता पलट करने वाला था, वो मात्र 12 घंटे में उल्टे पांव दौड़ गया। पुतिन को सत्ता से हटाने का ऐलान करने वाले वैगनर चीफ ने अपनी सेना को वापस बुला लिया। पुतिन ने ऐसा क्या किया जो विद्रोही भाग खड़ा हुआ? आइए अब मैं आपको दिखाता हूं वापस लौटने वाली कुछ और तस्वीरें। लोग गुड बाय कह रहे हैं, ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं जो विद्रोही आगे बढ़ रहे थे पुतिन की तरफ, जब वापस लौट रहे थे तो रूसी नागरिक जो हैं वो उन्हें गुड बाय कह रहे हैं हाथ पकड़ के कि वो वापस लौट रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा। रूस में लोगों को लग रहा था एक बड़ा विद्रोह, फिर से अंदर गृह युद्ध छिड़ जाएगा। उसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली, लोग जश्न मनाने निकल पड़े सड़कों पर कि अब कम से कम घर के अंदर जंग के हालात नहीं होंगे। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर क्या हुआ 12 घंटे के अंदर। जो शख्स पुतिन को ललकार रहा था जंग के लिए, जो शख्स पुतिन का तख्ता पलट और गद्दी से उतारने पहुंचा था, उसने कैसे वापसी की, क्या कहते हुए वापसी की, क्या कह रहा है, अब जरा वो देखिए जरा। पुतिन से बात करने के बाद ये विद्रोही येवगिनी को आप देख रहे हैं। येवगिनी ने कहा खून खराबा और बढ़ सकता था।
इसलिए हमने अपनी जिम्मेदारी समझी ताकि इस जंग को रोका जा सके। हमारे सैनिक रूस से अब लौट रहे हैं, सैनिक यूक्रेन से जंग में वापस लौटेंगे। लेकिन यही शख्स 12 घंटे पहले क्या कह रहा था? लक्ष्य तय कर लिया है, मरने को तैयार हैं, मातृभूमि और रूसी नागरिकों के लिए खड़े हुए हैं, रास्ते में जो भी आएगा उसे तबाह कर देंगे, पहले रोस्तोव फिर मॉस्को की तरफ बढ़ेंगे। वैगनर देशभक्त है, हम सरेंडर हरगिज नहीं करने वाले हैं, पुतिन का रास्ता गलत है, जल्द नया राष्ट्रपति मिलेगा, यानी जल्द तख्ता पलट होगा। और पुतिन ने उसके जवाब में कहा था, वैगनर ने पीठ में छुरा घोंपा है, रूस को धोखा दिया है इन्होंने, निजी हितों के चलते हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, जो भी विद्रोह करेगा उसे दंडित किया जाएगा, जिसने देशद्रोह किया उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी भी कीमत पर अपने नागरिकों की रक्षा करेंगे, ये पुतिन ने कहा था। अब सुनिए जरा वैगनर चीफ क्या कह रहा है जब यू टर्न ले लिया उसके बाद, सुनिए जरा। Они бьются, но жизнь их под Бахмутом коротка. День-два. Дайте возможность им покинуть город. Город фактически окружен. अब सवाल एक बड़ा ये है, बड़ा सवाल ये कि ये लोग कहां जाएंगे? जो भी ये विद्रोही हैं जो पुतिन से लड़ने को तैयार थे, अब ये वापस जाएंगे कहां? इनसे कह दिया गया है रूस में आप नहीं रहेंगे, तो देखिए कहां जाएंगे। अब ये देख रहे हैं रूस का नक्शा आप, रूस का जो शहर है रोस्तोव, ये जो आप देख रहे हैं, ये रोस्तोव शहर आप देख रहे हैं, रोस्तोव जो आप टारगेट देख रहे हैं, ये लोग सब रोस्तोव में थे। अब रूस से लगा हुआ अगला देश है बेलारूस, रोस्तोव से ये सब बेलारूस जाएंगे, बेलारूस के मिन्स्क। अब यहीं रहेगा पुतिन का विद्रोही, दूसरी कोई जगह इसके लिए है नहीं कि आखिर कहां रहने जाएगा। लेकिन इस बीच सवाल यह है, पुतिन ने आखिर क्या किया इस दरमियान, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसके बाद इसने यू टर्न लिया। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, पुतिन ने अपनी पूरी आर्मी को तैयार कर लिया कि जैसे ही पता चला पुतिन को कि मॉस्को की तरफ विद्रोही बढ़ रहे हैं, पुतिन ने आर्मी और टैंक्स के साथ अपने सैनिकों को सड़क पर उतार दिया। अगली तस्वीर दिखाई। इसके अलावा अपने जो करीबी थे चेचन फोर्स के कमांडर रमजान कादिरोव को बोल दिया कि इससे निपटो। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं 12 घंटे में यू टर्न के पीछे पूरी वजह जो है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि आखिर पुतिन ने कैसे एक्शन लिया, जिसका रिएक्शन ये हुआ कि विद्रोही लौट गए। शनिवार को रूस में विद्रोह की खबर आई, विद्रोहियों ने क्रेमलिन पर चढ़ाई कर दी थी। वैगनर चीफ ने कह दिया नया राष्ट्रपति मिलेगा रूस को, अब मतलब पुतिन को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। विद्रोही मॉस्को से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर थे। इसी दौरान क्रेमलिन में पुतिन एक्शन में आ गए। सबसे पहले पुतिन ने जनता को संबोधित किया कैमरे पर आकर। संबोधन में पुतिन ने विद्रोही सेना को धोखेबाज कहा। भाषण के साथ ही जनता वैगनर के विरोधी हो गई। सड़कों पर पब्लिक वैगनर विद्रोही सेना का विरोध करने लगी। पुतिन ने वैगनर चीफ को मारने का आदेश दे दिया फौरन। रूसी सेना सभी रास्तों को जगह जगह ब्लॉक कर रही थी। जगह जगह सेना और टैंक सड़क पर उतार दिए पुतिन ने। पुतिन की भरोसेमंद चेचन फोर्स ने भी फौरन मोर्चा संभाल लिया। चेचन फोर्स के चीफ कादिरोव भी मैदान में उतर आया। पुतिन ने पूरे मामले की जानकारी बेलारूस को दी फौरन। बेलारूस की फौज भी मोर्चे पर तैनाती के लिए जुट गई थी। इसी दौरान बेलारूस के राष्ट्रपति ने वैगनर विद्रोही चीफ को फोन लगाया। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर ने वैगनर चीफ को समझौते का एक प्रस्ताव दिया, एक पुतिन का समझौता। येवगेनी ने अलेक्जेंडर से कहा पुतिन से समझौता कर लो। अलेक्जेंडर की कॉल के बाद ही येवगेनी के तेवर ढीले पड़ गए। मॉस्को की तरफ जा रहे विद्रोहियों के टैंक वापस लौटने लगे। वैगनर चीफ ने रूस से सेना की वापसी का ऐलान कर दिया। समझौते के तहत क्रेमलिन ने भी केस वापसी की बात कही। कहा गया वैगनर चीफ पर आपराधिक केस दर्ज नहीं होगा। विद्रोही वैगनर के सैनिकों पर केस नहीं चलाया जाएगा। वैगनर सेना के चीफ येवगेनी बेलारूस में अब रहेंगे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व डिप्लोमैट
उनकी राय क्या है कि आगे क्या होने वाला है, सुनिए। पुतिन ने शायद ये डील करी होगी कि ठीक है, ये जो डिफेंस मिनिस्टर है इसको मैं हटा देता हूं, और आप देखिए आज खबर आई है कि शोइगु को डिफेंस मिनिस्ट्री से हटाया जाएगा। और पुतिन ने लुकाशेंको जो बेलारूसिया का प्रेसिडेंट है उसके थ्रू ये डील नेगोशिएट करी होगी कि प्रिगोजिन तुम नेशनलिस्ट हो, माना तुम्हारी इज्जत है, तुम सही कर रहे थे, जो गलत हो रहा था उसको अब हम ठीक करते हैं, हम डिफेंस मिनिस्टर को हटाते हैं, तुम अपने सोल्जर्स को वापस भेजो यूक्रेन। ये शायद हुआ है। 24 घंटे के बाद में उन्होंने अपने ट्रुप्स को कहा आप विड्रॉ कर दीजिए और वापस अपने कैंप्स में चले जाइए। ये कहा कि ये हम इसलिए कर रहे हैं ब्लड शेड को अवॉइड करने के लिए, लेकिन जो बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं उनकी इंटरवेंशन से समझौता हुआ है, जिसमें आश्वासन दिया गया है कि उनके खिलाफ, वैगनर चीफ के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, उनके फाइटर्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। क्या वास्तव में एक्शन नहीं लिया जाएगा ये तो समय बताएगा। जो म्यूचुअल फेथ और ट्रस्ट था वो ख़त्म हो गया है। क्या वैगनर के लड़ाके रशियन आर्मी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं और रशियन आर्मी उनके ऊपर भरोसा कर सकती है? फिर इसके बड़े ज़बरदस्त फ़ायदे हो सकते हैं यूक्रेन को, और मेरा ख्याल हो भी गए हैं। अगर रशिया के अंदर बगावत होती है किसी प्रकार से तो उसका फ़ायदा जो है केवल नेटो को और यूक्रेन को होगा। लेकिन एक बात नहीं भूलनी है, वो बात यह है कि बेशक ये विद्रोही भाग गया हो रूस से, लेकिन पुतिन अपने विरोधियों को, विद्रोहियों को, बगावत करने वालों को, धोखा देने वालों को छोड़ते नहीं है। इतिहास गवाह है कि जितने भी लोगों ने पुतिन के खिलाफ आवाज उठाई है या विद्रोह किया है वो सब जान से मारे गए हैं। तो क्या बेलारूस जाने के बाद येवगिनी भी मार दिया जाएगा? ये मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए ये आप देख रहे हैं, ये पुतिन को आप देख रहे हैं और ये देखिए ये टारगेट देख रहे हैं। पहला टारगेट बीच में जो आपको सर नजर आ रहा है यही वो विद्रोही येवगिनी है। 23 साल से पुतिन रूस पर शासन कर रहे हैं और अब तक पुतिन के सामने कोई टिक नहीं पाया। जिसने विरोध की आवाज उठाई उसकी मौत हो गई। सबसे पहले येवगिनी देखिए, रूस में पुतिन के तख्तापलट की साजिश रची, कुर्सी से हटाने के लिए क्रेमलिन पर चढ़ाई कर दी। समझौते के तहत अब ये बेलारूस में रहेंगे। बेलारूस पुतिन का सबसे भरोसेमंद देश है। पुतिन जब चाहे बेलारूस में येवगिनी की हत्या करवा सकते हैं। पुतिन अपने दुश्मनों को कभी नहीं बख्शते। जैसे उदाहरण के लिए देखिए पावेल एंटोव, एक होटल की खिड़की से गिरने से पावेल एंटोव की मौत हो गई। भारत के उड़ीसा में घूमने के लिए आए थे, यह भी पुतिन के विरोधी थे। अगला नाम है मरीना यांकीना। मरीना भी पुतिन की विद्रोही थी। 16वीं मंजिल से किसी ने धक्का देकर गिरा दिया इन्हें। रक्षा मंत्रालय में वित्तीय सहायता को कंट्रोल किया करती थी। अगला नाम है रवील मगनोव। मॉस्को के अस्पताल में खिड़की से गिरने से इनकी मौत हो गई। रूस में बड़े राजनीतिज्ञ और करोड़पति थे ये। एक और नाम है बोरिस। 2013 में बर्कशायर घर में मृत पाए गए थे। पुतिन के साथ संबंध टूटने के बाद ब्रिटेन भाग गए थे डर के। बोरिस 4 गोलियां मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। रूस के एक पूर्व उप प्रधानमंत्री थे डैन रेपोपोर्ट। अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने इन्हें मृत पाया गया था। अगस्त 2022 में वॉशिंगटन डीसी में मौत हुई थी। रूस के बड़े बिजनेसमैन में इनकी गिनती होती थी। ये सारे लोग जो पुतिन के खिलाफ खड़े हुए, पुतिन के सामने विद्रोह किया, पुतिन ने किसी को नहीं बख्शा, एक एक कर सब निपटा दिए गए। सुनिए जरा विदेश मामलों के जानकार क्या कुछ कह रहे हैं। प्रिगोजिन बहुत पॉपुलर भी है आम रशिया में, क्योंकि ये नेशनलिस्ट अपने को दिखाता है और ये कह रहा था कि वॉर गलत जा रही है क्योंकि हमारे जो जनरल हैं ये बेवकूफ़ हैं, ये इनकेपेबल हैं और ये हमारे को इस वॉर में जीतना नहीं चाहते या इनको आता ही नहीं लड़ाई कैसे करनी है। तो रशिया में बहुत पॉपुलर भी है वैगनर का चीफ। तो अगर इसकी बेलारूसिया में जहाँ ये एग्जाइल में वहाँ हत्या करा दी गई तो उसका रशिया के अंदर पब्लिक ओपिनियन का कुछ असर पड़ेगा जो कि नेगेटिव होगा पुतिन के लिए। तो शायद कत्ल या हत्या ना करवाएं। रिबेलियन अगर होती तो ब्लडशेड होता तो अच्छी बात नहीं थी। तो उनको भी समझाया गया है। मुझे लगता है बेलारूस के प्रेसिडेंट ने समझाया उन्हें कि आप वापस चलिए और एग्जाइल में चले गए वो और उनके जो लड़ाकू हैं
प्राइवेट जो आर्मी है उनकी, तो आई थिंक दैट इस वजह से उनको लगा कि इसी में समझदारी है कि विड्रॉ कर ले, ना कि आगे चल के इतनी पावरफुल आर्मी के अगेंस्ट अपना कोशिश करें। तो संभव है कि पुतिन अपने इस दुश्मन येवगिनी को भी नहीं बख्शेंगे। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है, बरसात का मौसम चल रहा है, हर शहर में बरसात हो रही है, आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मैं क्यों कह रहा हूं, आज जो देश की राजधानी दिल्ली में हुआ है, जब दिल्ली में यह हुआ है तो ऐसा कहीं भी हो सकता है। साक्षी नाम की लड़की की मौत हो गई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, यह है साक्षी आहूजा जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर थी, सफर पर जा रही थी, बिजली के खंबे से चिपक कर मौत हो गई। अगली तस्वीर दिखाइए, यह वो बिजली का खंबा है। ऐसे खंबे आपके शहर में न जाने कितने होंगे जिस तरह से तार लटक रहे होंगे। इस खंबे में करंट आया और साक्षी चिपक गई और उनकी मौत हो गई। अगली तस्वीर दिखाइए, उसके बाद मौके पर एफएसएल टीम पहुंची और जिसने जांच की, लेकिन सवाल यह है साक्षी की मौत हो गई, किसी की लापरवाही, किसी की गलती की वजह से साक्षी की मौत हो गई जो कभी वापस नहीं आ सकती। इसलिए बरसात के मौसम में घर से निकलिए तो सावधान रहिए। एक रिपोर्ट देखिए जरा। ये लापरवाही है, घोर लापरवाही रेलवे अथॉरिटीज की। नहीं चाहता कि ये सिर्फ न्यूज़ बन के रह जाए, जो हमारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई महिला की मौत ने लोगों को डरा दिया। साक्षी अपने परिवार के साथ चंडीगढ़ जाने की तैयारी में थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि स्टेशन पर ही मौत उसका इंतजार कर रही है। ये हादसा बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, यानी कि हमारे दो बच्चे जो अभी छोटे हैं 10 साल और 9 साल के, वो भी भगवान ने बचे हैं समझो, वो भी उसी में चले जाते हैं। और जो यहाँ का ऐसा व्यवहार है, कमेटियाँ बैठती हैं, रिपोर्टें देती हैं, कार्रवाई कुछ नहीं होती, जाने वाले चले जाते हैं। सवाल यही है कि हादसे के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? अभी बारिश का महीना शुरू ही हुआ, लेकिन स्टेशन पर बिजली के खंभों के तार खुले पड़े। कोई रेलवे तो कोई बिजली विभाग पर उंगली उठा रहा है, लेकिन पीड़ित परिवार केवल इतनी गुजारिश कर रहा है, ऐसा किसी और परिवार के साथ न हो। बाय गॉड ग्रेस द मोमेंट उसको जब करंट लगा तो वहाँ पर 2 लोग थे, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, बट आई एम रियली थैंकफुल टू देम। उन्होंने बच्चों को एकदम से गैदर किया। इट कुड हैव बीन अ डिजास्टर। आइए, सवाल यही है कि एक महिला की जान चली गई, गुनहगार कौन है? जिम्मेदारी कैसे तय होगी? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महिला की मौत हुई। रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 1 पर यह हादसा हुआ। बारिश होने से स्टेशन के आसपास पानी भर गया था। साक्षी ने पानी से बचने के लिए बिजली का खंभा पकड़ लिया। अमूमन बहुत से लोग रास्ते में ऐसा करते हैं। बिजली के खंभे में करंट दौड़ रहा था राजधानी दिल्ली में। साक्षी बिजली के खंभे से चिपक गई। लोगों ने किसी तरह साक्षी को खंभे से छुड़ाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने साक्षी को मृत घोषित कर दिया। साक्षी के साथ 2 बच्चे भी थे जो करंट की चपेट में आ सकते थे। वहां मौजूद टैक्सी वालों ने बच्चों को पकड़कर दूर हटा दिया। साक्षी परिवार के साथ दरअसल चंडीगढ़ जा रही थी। परिवार ने हादसे के लिए रेलवे को जिम्मेदार बताया है। कहा है फिर किसी परिवार के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। नई दिल्ली स्टेशन पर हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में केस भी दर्ज कर लिया। आईपीसी की धारा 287/304 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। धारा 304A लापरवाही के चलते व्यक्ति की मौत, 2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसमें धारा 287 मशीनरी को लेकर लापरवाही, 6 महीने की सजा और जुर्माना लग सकता है। लेकिन साक्षी के परिवार वालों का क्या कुछ कहना है ये मैंने आपको सुनवाया। लोग क्या कह रहे हैं जिन्होंने इस लापरवाही को देखा है, सुनिए जरा। खंबे पे हाथ लगा के ये चीज होती है ना थोड़ी, वो चिपक गई करंट लग के। करंट लग के फिर हम टैक्सी वाले आए, आवाज दी, 3-4 बंदे आए, उनको छुटाया। काफी टाइम तक मुशक्कत करी। उस होने के बाद कपड़ा भी हमें भी करंट लगा, अर्थिंग आ रही थी, हमें भी छुटाया ना। छुटने के बाद वो थोड़ा सा एकदम से झटका लगा, बॉडी जल गई थी। उनके मुंह से धुआं निकलने लग गया। तो
फिर उसको फटाफट हम टैक्सी में डाल के ले गए, फटाफट ले गए। भाई साहब ड्राइवर है, ये अपनी गाड़ी में ले गए, हमने हाथ लगा के सबने हेल्प करी। तो जब तक वहाँ गए तो डेथ हो चुकी की गलती सबसे बड़ी रेलवे वालों की, IW वालों की है, जो इनके कार्यकर्ता हैं, खंबे खुंबे जो बिजली का काम करते हैं, सारी गलती उन्हीं की है, लापरवाही उन्हीं की है भाई। पता नहीं कहाँ से करंट लगा, वो नीचे गिरे हुए थे, हमने आवाज आई, जब बचाने आए टैक्सी वाले ही थे सारे उस टाइम पे, कोई और कोई नहीं था। तो सबने फिर उठाया, डंडा वंडा लाके, तो बस इतने वो फिर उनको गाड़ी में बैठा के अस्पताल ले गए। अकेली लेडीज ही गिरी हुई थी। हाँ, उनके दो बच्चे थे, वो डाम ड्राइवरों ने उसे साइड कर दिया था। एक लेडीज और थी उनको भी साइड कर दिया था। जब इनको अंदर ले गए, डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर ने बोला डेड। पानी हमेशा भर जाता है, रेलवे की लापरवाही है। तो बारिश लगातार हो रही है, मॉनसून दस्तक दे चुका है उत्तर भारत में। ये तस्वीर देखिए, पंचकुला की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। आज पंचकुला से डरा देने वाली तस्वीर आई, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये आप देख रहे हैं, गाड़ी फंस गई। देखिए पानी का कितना तेज बहाव है जिसमें गाड़ी फंसी हुई है। पीछे लोग खड़े हुए हैं जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ी में लोग सवार थे, बताया जा रहा, गाड़ी में लोग मौजूद थे। किसी तरह जो लोग मौजूद थे उन्हें बचाया गया, उन्हें बाहर निकाल लिया गया, लेकिन गाड़ी नहीं बचाई जा सकी। पूरी गाड़ी इस तेज बहाव पानी में बह गई। देखिए पीछे जो लोग खड़े हैं, 4 लोगों को आप देख रहे हैं, वो गाड़ी को रोक रहे हैं। उनकी कोशिश थी गाड़ी ना बहे, रस्सी भी लगाई गई है रोकने के लिए, पूरे बचाव की कोशिश हो रही है। लेकिन जो लोग गाड़ी में सवार थे, लेकिन दूसरी तरफ भी लोग मौजूद हैं जो रस्सी के सहारे ही जा रहे हैं बचाने के लिए। पानी इतना तेज है, गाड़ी को बचाया नहीं जा सका, पूरी गाड़ी बह गई। अगली तस्वीर देखिए, मुंबई की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां भी एक गाड़ी फंस गई है जो आपको नजर आ रहा है। ये वही पंचकुला की गाड़ी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। पानी जब कम हुआ उसके बाद देखिए इस गाड़ी की तस्वीर। लोग जो इसमें सवार थे, जो लोग बैठे थे, उन्हें निकाल लिया गया और इस बहाव के बीच गाड़ी वहीं छोड़कर लोग गए। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये देख रहे हैं मुंबई की तस्वीर। मुंबई में बारिश के बाद एक घर गिर गया है जिसमें गाड़ी की तस्वीर आप देख रहे हैं, पूरी गाड़ी नष्ट हो गई है। ये देख रहे हैं पूरा घर गिरा है। पार्किंग गाड़ी घर के बगल में पार्क की गई थी। अगली तस्वीर दिखाई, कुल्लू की तस्वीर आप देख रहे हैं। कुल्लू में जगह जगह जहां गाड़ियां फंसी हैं, देखिए गाड़ियां कैसे फंसी हुई, गाड़ी तेज बहाव में बह गई है, ट्रैक्टर पलट गया है। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं गुरुग्राम की तस्वीर, पानी भरा हुआ, घुटनों तक लोगों के पानी है। तो अब ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, दिखाने का मकसद ये, दिल्ली में जो घटना हुई उसने एक संकेत दिया है कि सावधान रहने की जरूरत है बारिश के मौसम में। बहरहाल आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।